नमस्कार, स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे एम्स गुवाहाटी के डायरेक्टर अशोक पुराणिक से, और हमने उनसे जाना कि गुवाहाटी में एम्स होने के मायने क्या हैं और इससे कितने मरीजों का फ़ायदा होगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और इस पर विस्तार से बातचीत हुई थी। साथ ही ये भी जाना था कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी मरीजों के लिए और कौन कौन से डिपार्टमेंट ऑपरेशनल हो गए हैं, किन किन मरीजों को यहाँ फ़ायदा होने वाला है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, इस बातचीत को जारी रखते हुए एक बार फिर डॉक्टर अशोक पुराणिक का स्वागत करते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पुराणिक, एक बार फिर आपका स्वागत है। और इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हर ज़िले में आगे चलकर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। हम देख रहे हैं कि 13 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं, और इसमें डॉक्टर भी होंगे, नर्सेस भी होंगी, और तमाम जो मेडिकल स्टाफ हैं वो होंगी। उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात अब चल रही है कि वो भी अब स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इसे आप किस रूप में लेते हैं? अगर इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो गई है तो इसके बाद मरीजों को कितना लाभ होने वाला है? एम्स के साथ इनका कोलैबोरेशन किस तरह से होगा, इस पर? धन्यवाद रविंद्र, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये बहुत मायने रखता है एम्स का कहीं पे जगह पे होना, जहाँ की जैसे मैं पिछली एम्स जोधपुर में एचओडी सर्जरी और ट्रॉमा था, तो मैंने वहाँ का विकास देखा। जहाँ पर भी एम्स बनता है उस शहर में, उस इलाके में एक समृद्धता आती है। एम्स अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है। वहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं और इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इतना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, हॉस्पिटलिटी रिलेटेड, शॉपिंग रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। तो एक बहुत बड़ा एक नया संसार खड़ा होता है जहाँ पे भी एम्स लगता है। इसीलिए एम्स अपने आप में एक ब्रांड है। हम केवल जैसे कि मैंने कहा कि हम डॉक्टर बनाते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, साथ में हम एक समस्या को समझने का और उसके निदान का रास्ता ढूंढते हैं, जिसे रिसर्च कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा पार्ट एम्स के जो फैकल्टीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। और आज के ज़माने में जब तक हम नई नई तकनीक, नई नई चीज़ नहीं ढूंढेंगे, उसको नहीं अपनाएंगे और उसको आगे नहीं प्रसार करेंगे, तो हमारा जो काम है वो अधूरा होगा। इसलिए रिसर्च एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। आपने पूछा एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो मैंने कहा कि एम्स एक ऐसा ब्रांड है जिसमें बहुत सारे, यहाँ पे हज़ारों लोग काम करेंगे। कोई काम करेगा सप्लाई का, कोई खाने की सप्लाई का, कोई मेडिसिन की सप्लाई का, कोई इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई का। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है। कोई मेंटेनेंस, साफ़ सफाई का, एक स्किल्ड वर्कफोर्स रहता है जो बहुत बड़ा, जिसमें टेक्नीशियंस आते हैं वो हैं, और बीच के भी वर्क हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकेट्रिक हेल्थ वर्कर्स हैं, वैक्सीनेशन देने वाले हैं, इम्यूनाइजेशन देने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो हमारे पास गार्डन्स होते हैं उनके मेंटेनेंस का है, हमारे पास किचन्स होते हैं, हमारे पास हॉस्टल होता है। तो इन सब में धीरे धीरे जैसे जैसे अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ते जाती है, मरीजों की संख्या बढ़ते जाती है, ओपीडी में भीड़ बढ़ते जाती है, एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा होता है और बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, जिसके लिए हम बहुत सारी लोकल एजेंसीज से का मदद लेते हैं, और जो गवर्नमेंट टेंडर से आती है और उसमें बहुत पारदर्शिता होती है। और हम कोशिश करते हैं कि 100% यहाँ पे लोकल लोगों को उसमें व्यवसाय मिले और उन्हें काम मिले। और गवर्नमेंट की अपनी एक नीति है जिसमें वो लोगों को बहुत अच्छा पे देती है। अगर आप कंपेयर करें बाहर के लोगों से, और एम्स में जो भी तनख्वाह, जो इवन टेम्परेरी वर्कर्स को जो मिलती है, वो जीने के लिए काफ़ी सम्मानजनक, सम्माननीय देन होती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया है एम्स, और आगे आने वाले 2-3 सालों में, और नहीं तो कम से कम 2-3 हज़ार लोग इससे लाभान्वित होंगे। और एक दिन में नहीं होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा बिस्तर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी ओपीडी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी डिमांड पेशेंट की डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पे इस तरह का जो हॉस्पिटलिटी रिलेटेड हैं और कंजर्वेंसी रिलेटेड हैं
और टेक्नीशियन रिलेटेड हैं। और तो और हमने ये भी सोचा है कि चूँकि नॉर्थ ईस्ट टेक्निकल लोगों की कमी से जूझ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम टेक्निकल स्किल एंड ट्रेनिंग कॉलेज भी खोलें, जहाँ पे हम फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियंस, ईईजी टेक्नीशियन, वेस्कुलर टेक्नीशियंस, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, वो भी करेंगे। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स का भी ट्रेनिंग करते हैं, जिसके लिए 60 से 75 नर्सिंग स्टूडेंट्स हर साल हम लेने की तैयारी में हैं। ये जल्द ही कॉलेज बन के तैयार है। हमने एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, उसके प्रिंसिपल्स एंड ट्यूटर, रजिस्ट्रार, जो भी एक अलग सा एक नर्सिंग ट्रेनिंग का एक अपना करिकुलम और सिलेबस है, उनका एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अपने प्रिंसिपल होते हैं, उनके डीन होते हैं, उनके मास्टर्स होते हैं, वो सब की हमने वैकेंसी ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दे दी हैं। तो बहुत 2-3 महीने के अंदर हम वो सारा वो काम भी पूरा कर लेंगे। और बहुत ही जल्द हम एक बहुत जो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, वो एक कंपटीशन से आते हैं, जैसे एम्स के स्टूडेंट कंपटीशन से आते हैं, वैसे हमारे जो नर्सेज हैं, और आज के ज़माने में उन्हें एक बहुत सम्मानजनक ज़िंदगी मिलती है, और एक बहुत सम्मानजनक जो अभी जो पे स्केल 7th पे कमीशंस के बाद आई हैं, उसमें उनको बहुत अच्छा बेनिफिट है और सबकी ज़िंदगी खुशहाल होने वाली है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एम्स जहाँ पे भी जाता है, अपने आसपास केवल खुशहाली बिखेरता है, विकास लाता है और लोगों की मदद करता है। रोज़गार के बारे में आपने बताया, रोज़गार के बारे में थोड़ी सी बातें और भी पूछेंगे, लेकिन इससे पहले एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। हम देखते हैं कि कई बार अफिलिएशन होता है, क्या एम्स का भी अफिलिएशन होता है दूसरे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं या जहाँ पर ट्रेनिंग, नर्सिंग ट्रेनिंग दी जाती है, जो चिकित्साकर्मी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या इस तरह का एम्स भी प्रोवाइड करता है, अप्रूवल करता है सर्टिफिकेट? देखिए, जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे करी जाती है। जैसे हम यहाँ पे आए, हमारा अस्पताल नहीं चल रहा था, हमने मालेगांव के रेलवे अस्पताल से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके वहाँ पे उनके अस्पताल को हमने स्टूडेंट के प्रैक्टिकल के लिए उपयोग किया। वैसे ही जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजिकल माइंड भी चाहिए होता है। आज का जो ज़माना है उसमें केवल डॉक्टर बनना काफ़ी नहीं है, हमें डॉक्टर्स के साथ साथ एक अस्पताल में एक जीनोमिक स्पेशलिस्ट चाहिए, हमको एक टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, एक IT एक्सपर्ट चाहिए, एक एक्सपर्ट चाहिए जो ह्यूमन रिसोर्स में एक्सपर्ट हो। तो एक इसका आयाम बहुत बढ़ते जा रहा है। एक इमेजिंग स्पेशलिस्ट चाहिए, एक चाहिए जो वीडियोग्राफी में एक्सपर्ट हो। तो इस तरह पूरा एक ये टीम वर्क हो गया है। पहले के ऑपरेशन थिएटर में केवल एक सर्जन होता था, एनेस्थेटिस्ट होता था, ऑपरेशन रूम असिस्टेंट होता था, लेकिन अभी हमें वहाँ पर एक बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा मैंने बताया कि आपका वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको मैनेज करने के लिए आदमी चाहिए, इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, एक इमेजिंग साइंटिस्ट भी चाहिए जो इन चीज़ों को समझता हो। तो चीज़ें, ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती, बट एट द सेम टाइम सब जगह सब आदमी नहीं मिल सकते। तो जैसा कि हमारे नज़दीक में यहाँ पे फार्माकोलॉजी के रिसर्च के लिए नाइपर इंस्टीट्यूट है, IIT हमारे नज़दीक हैं, तो हमने उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि हम एक नया इनोवेशन कर सकें। इनोवेशन का मतलब होता है नई चीज़ों का ईजाद करना। तो हम एक नए युग के लिए नई मशीनें और नए जो खोज हैं वो हम जारी रखेंगे, और इसके लिए हमने उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है, चाहे आप एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाएं, नया मशीन बनाएं, चाहे जो नया क्षेत्र है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें मशीनें बहुत सारे मशीनें आदमियों का काम करने लग जाती हैं, जैसे कि रोबोट्स हैं, उनमें AI का काफ़ी उपयोग होता है। तो अभी जो आगे आने वाला ज़माना है उसमें यही सब चीज़ें पे काम होने वाला है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक आज सब चीज़ों की एक 3D मॉडल बना के पहले से स्टडी आप प्लान कर लेते हो कि आप ऑपरेशन कैसे करने वाले हो, अंगों की संरचना कैसे दिखती है। साथ में आजकल एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आप ऑपरेशन से पहले ही मरीज को बिना हाथ लगाए उसके इमेज को देख करके आप पूरे ऑपरेशन की कहाँ क्या डिफ़िकल्टी आने वाली होती है वो आप एक चलचित्र की तरह उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। तो आज की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कई बार विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ती है, एक विशेष
संस्थान में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हम सारी चीज़ें आगे आने वाले दिनों में हम देख सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक पुराणिक जी, आपने रोजगार के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया कि एम्स के हो जाने से परिसर के भीतर के लोग और कितने सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, रोजगार भी मिलेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि कई बार जो इस तरह के संस्थान होते हैं, जो काफ़ी महत्व वाले संस्थान होते हैं, दूर दराज के इलाकों में स्थापित किया जाता है, वहाँ जगह भी होती है और इनकी स्थापित होने से वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो बदल जाता है। यानी रोजगार कैंपस के भीतर नहीं, कैंपस के बाहर भी होता है। आप शुरू से ही इस तरह के कामों में लगे हुए हैं और आपने देखा भी है समय को। चांगसारी जो इलाका है, इसके बारे में आपसे जानेंगे कि यहाँ जो आने जाने का जो लोगों का है, पहले से कितना बदल गया है। आपने जो शुरू में देखा था और अब जब एम्स पूरी तरह से बनकर तैयार है लोगों के लिए, क्या बदला? देखिए, कोई भी जो परिवर्तन है उसमें समय लगता है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। 5-6 महीनों में मैंने देखा है कि दुकानों की साइज़ बड़ी हो गई है, वो उनका जो डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा हो गया है। शाम को अगर गुजरें तो पूरी जगमगाती हुई और चहल पहल वाली जगह लगती है। और पहले रोड्स पे सब्जी की दुकानें लगती थी, वो अब रोड काफ़ी अच्छी बना दी गई है, उन्हें एक सुरक्षित जगह दे दिया गया है। तो इस तरह का धीरे धीरे आप देखेंगे कि 3 सालों में एक मुझे लगता है कि एक ये मिनी गुवाहाटी या मेन गुवाहाटी बन जाएगा, जहाँ पे लोग प्रेफर करेंगे कि चलो आज हम चंगसारी चलते हैं। यहाँ पे इटरीज़ आ जाएंगी, यहाँ पे एक अच्छे होटल्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपको चारों तरफ बड़ी कारें दिखने लगेंगी। तो एक ऐसा एक समृद्धता आती है। एम्स अपने साथ एक बहुत एक अच्छा वातावरण बनाती है और इसका वजह यही है कि इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है एक मरीज के पीछे, ट्रांसपोर्ट से लेकर के, शॉपिंग से लेकर के, फूड इंडस्ट्री का लेकर के, मेंटेनेंस। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा, उससे बहुत उन्हें उनकी ज़िंदगी में जब अच्छी तनख्वाह मिलने लगेगी तो उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगी। और ये सारा चीज़ आपको जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके पूरे इलाके में एक वैभव दिखाई देगा। इस एम्स के बारे में हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि जो दिल्ली मुंबई में जिस तरह के संस्थान हैं और एम्स वहाँ जो बने हैं, वहाँ की तब की परिस्थितियाँ क्या थी और अब क्या है। वहाँ हम देखते हैं कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर जगह नहीं है इन संस्थानों को और विस्तार करने का जगह नहीं होता है। लेकिन जब आप असम में बने इस एम्स को देखते हैं और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हैं, कितना स्कोप है इसका विस्तार होने का और इससे आगे बढ़ने का? देखिए, कोई भी जो संस्था है कम से कम 50-60 साल को विज़न में रख के करा जाता है। हमारी जो संस्था बनी है वो हमें 190 एकड़ ज़मीन दी गई है और अभी हम केवल 90 एकड़ का उपयोग किया हुआ है और 100 एकड़ हमने आगे एक्सपेंशन के लिए या आगे की प्लानिंग के लिए रखा हुआ है। तो भविष्य में हमें वहाँ पे हो सकता है कि एक नए क्रीड़ाशाला बनाना पड़े, नया प्रयोगशाला बनाना पड़े, एक नया स्पेशलाइज ट्रांसप्लांटेशन सेंटर आना है या ट्रॉमा सेंटर आना है या एक नया कोई भी प्रयोगशाला आनी है। तो उसके लिए अभी हमारे पास जगह है और दिल्ली के एम्स और इस एम्स में कोई अंतर नहीं होगा। जो सामान उनके पास होगी वो सामान हमारे पास होगा। जो पढ़ाई वहाँ होती है वही पढ़ाई यहाँ पे भी होगी। जो सुविधाएं वहाँ पे लोगों को मिल रही हैं वही सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जैसा मैंने कहा कि ट्रीटमेंट एट योर डोर स्टेप, यू नो। सो दिस इज़ गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस in the whole northeast area. This is going to be a game changer in the health industry. In the making of a doctors or making a good doctors, providing clinical cares, even world-class research and innovations. So हम दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, यही हमारा विज़न है और ये बहुत जल्द होने वाला है और ये कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत है। जी, और डॉक्टर अशोक पुराणिक से हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बातचीत करेंगे। तो असम में एम्स होने का क्या मायने हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं एम्स गुवाहाटी के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक पुराणिक से और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अशोक पुराणिक, एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार की कोशिश रही है कि नए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना
जिससे लोगों को, मरीजों को मदद मिलती है। लेकिन यहाँ पर पहले ये स्थिति नहीं थी और यहाँ के बच्चों के लिए मेडिकल में एक करियर बनाना एक सपना सा होता था। लेकिन आज जब इतने अवसर मिल रहे हैं, उस पर हम आपसे जानना चाहते हैं, आप यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, उन्हें आगे किस तरह का करियर चुनना चाहिए और ये कितना बड़ा उनके लिए अवसर होगा? धन्यवाद रविंद्र, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और कहीं पे भी कोई भी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि उनके जो जन हो वो सुखी हो, निरोगी हो, शिक्षित हों और सुखी हों, खुश रहें। तो एम्स ये सारी चीज़ें एक साथ लेकर के आता है। आपका स्वास्थ्य देता है, आपको शिक्षा देता है और आपको रोजगार देता है। तो जो युवा लोग हैं, जो भी बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, जिनको मेडिकल के लाइन में जाना है, उसमें असंख्य संभावनाएं हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप कल को आपका मेडिकल में नहीं हुआ तो आप एक टेक्नीशियन की ट्रेनिंग ले लें या नर्सिंग की ट्रेनिंग ले लें। इस समय पूरे विश्व में डॉक्टरों की कमी है, शिक्षा के स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। तो इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सरकार खोल रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है। और जो भी इस स्ट्रीम को ज्वाइन करता है, जो भी स्वास्थ्य कर्मी बनना चाहता है, उनकी पूरी तरह आगे एब्जॉर्प्शन हो जाता है और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी मिलती है। अभी जैसे विश्व में हर 1 लाख आदमी के पीछे 150 डॉक्टर होने चाहिए, ये मानदंड है WHO का। लेकिन हमारे देश में या नॉर्थ ईस्ट में अभी जो ये जो अनुपात है वो 1 लाख के पीछे 68 डॉक्टर्स हैं। तो अभी भी कम से कम 80 डॉक्टरों की हमारे पास कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ही नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। नर्सों की कमी, पूरी दुनिया में नर्सों की कमी है। अगर कोई नर्सिंग की शिक्षा ले लेता है तो उसका रोजगार मिलना बिल्कुल तय है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों को कि आप एक जब चुन रहे हैं 10वीं पास करने के बाद एक स्ट्रीम, तो बायोलॉजी स्ट्रीम जिन्होंने भी लिया है वो अपनी आगे की शिक्षा स्वास्थ्य रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें लें। और इसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप एक टेक्नीशियन बन सकते हैं, एक OT टेक्नीशियन बन सकते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बन सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एक जेनेटिक डॉक्टर बन सकते हैं। जिन लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी लिया है उनको भी काफ़ी मेडिकल के क्षेत्रों में काफ़ी नौकरियां मिलती हैं। तो आज जो नया जो ज़माना है वो बहुत टेक्निकल नो हाउ का ज़माना है, जिनको मैं तो कहता हूँ सब लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो भी सब्जेक्ट है उसका चुनाव करना चाहिए। और इसमें बिल्कुल भी युवाओं को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अपार संभावनाएं हैं आपके रोजगार की। और इसी बहाने आप एक मानव सेवा में भी समर्पित हो सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा नोबल काम होता है। आपने बताया कि कई क्षेत्र हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र जिनमें आप करियर भी बना सकते हैं। और आमतौर पर हमारे मन में ये सवाल आता है कि MBBS की कितनी सीटें हैं, चाहे MBBS की पढ़ाई करने वाले लोग या उसके लिए कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चे। लेकिन आपने बताया कि बहुत सारे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र हैं, टेक्नीशियन हैं या दूसरे नर्सिंग हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब हम इस तरह के संस्थानों के बारे में बात करते हैं तो MBBS हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ये PG कोर्सेज हैं वो उपलब्ध हैं इन संस्थानों? देखिए, अभी हमारे पास जैसे हम 100 मेडिकल ग्रेजुएट्स लेते हैं हर साल पे, वैसे ही अभी हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी शुरू करेंगे। जो हमारे पास डिपार्टमेंट होते जाएंगे, जिनमें हमारे पास मरीज आने शुरू हो जाएंगे, जिन डिपार्टमेंट में हमारे पास 25 से ज़्यादा बिस्तर होंगे, 3 से ज़्यादा फैकल्टी होंगे, उन डिपार्टमेंट में हम स्पेशलाइजेशन का भी कोर्स शुरू कर देंगे और वो काम भी इसी साल के अंत से शुरू हो जाएगा। और आगे जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम सुपर स्पेशलिस्ट भी बनाते हैं। कई जो विषय है, जैसे यूरोलॉजी का विषय है, न्यूरोलॉजी का विषय है, न्यूरोसर्जरी है, ट्रॉमा है, कार्डियोलॉजी है, कैंसर है, ये सब सुपर स्पेशलिटी में आते हैं। न्यूरो इंटरवेंशंस हैं, रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशनलिस्ट हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं,
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन्स हैं, ट्रांसप्लांटेशन सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक के भी एडवांस सर्जन्स हैं। तो ये सबको हम सुपर स्पेशलिटी कहते हैं। तो ये क्रमशः ये एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। आज हमारा तीसरा बैच चल रहा है मेडिकल स्टूडेंट्स का। अगले साल से हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी शुरू हो जाएगी। उसके 1 साल बाद जैसा मैंने कहा, हमारे पास जहाँ पे भी 25 बिस्तर होगा और जहाँ पे भी 3 डॉक्टर उस क्षेत्र में ऑलरेडी ट्रेन करने वाले होंगे, जो ऑलरेडी पढ़े लिखे और अनुभवी डॉक्टर, क्योंकि हमें एक स्किल्ड पर्सन और हम उनका चयन भी उसी तरह से करते हैं। तो अभी हमारे पास 78 स्पेशलिस्ट हैं। 105 स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की जो कमी है उसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो 2 महीने में हम उसका शॉर्ट लिस्ट करके उनको इंटरव्यू करके, जितने मैं उम्मीद करता हूँ और 60 और फैकल्टी हमारे पास आ जाएंगे। उससे हमारे पास जो यहाँ पे 183 की हमें वैकेंसी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, एक मानक होती है, तो वो हम पूरा कर लेंगे और बहुत ही जल्द क्रमशः हम इन्हें ऐड करते जाएंगे। और एक 3 साल के अंदर मुझे लगता है कि हम सारे डिपार्टमेंट, सुपर स्पेशलिटी की टीचिंग और सर्विसेज सब कुछ शुरू कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अदरवाइज़ इन सब चीज़ों में बहुत वक्त लगता है, लेकिन मैं क्योंकि इस क्षेत्र पे काम करता रहा हूँ तो मेरा ऐसा अनुभव है कि मैं अब इससे थोड़ा और स्पीड से कर सकता हूँ। जी, ये बार बार टर्म सुपर स्पेशलिटी आ रहा है। आम जनता के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर ये है क्या, और आम अस्पताल या मेडिकल संस्थान से कितना अलग है, क्यों कहा जाता है सुपर स्पेशलिटी सेंटर? देखिए, ऐसा है कि जैसे कोई भी जो सर्जन होता है उसको एक आम जो रोज का ऑपरेशन, रोज़मर्रा का ऑपरेशन है, जैसे हर्निया का ऑपरेशन, पित्त की थैली का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन, इतना ही उन्हें आता है। तो कई बार जो जटिल समस्याएं हैं, जो जटिल रोग हैं, उसके लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड स्किल वाला पर्सन चाहिए। जैसे हर आदमी चेस्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, हर सर्जन चेस्ट का ऑपरेशन नहीं जानता, तो उसके लिए और आगे उसे पढ़ना पड़ता है और बहुत साल इसमें तपस्या करनी पड़ती है, तब वो जाके सुपर स्पेशलिस्ट बनता है। सुपर स्पेशलिस्ट सेंटरों में काम किया होता है, उस पूरे कोर्स में ट्रेनिंग होती है उसकी, तो एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। जैसे मैंने बताया कि पहले मैं एक सर्जन था, एक नॉर्मल सर्जन था, लेप्रोस्कोपिक सर्जन था। बाद में मैंने ट्रॉमा की ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में ली, तब मैं ट्रॉमा सर्जन बना। तो ट्रॉमा सर्जन जो बनता है उसके अंदर ये स्किल आ जाती है कि वो भांप लेता है मरीज को, देखते ही कि यहाँ इसको किस चीज़ से इसको खतरा है, किस चीज़ से इसकी जान जा सकती है और इसकी जान कैसे बचाई जा सकती है, वो भी कम समय में और वो भी टाइमली इंटरवेंशन से। तो इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग बहुत सारे डिपार्टमेंट में होती है। जैसे रीनल ट्रांसप्लांट करना है तो उसके लिए जिन्होंने इस बारे में ट्रेनिंग ली हुई है, जो इस बारे में पूरी जानकारी रखता हो, तभी वो काम शुरू हो पाता है और उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी विकसित हो रही हैं, जिनके लिए आधुनिक सामान की ज़रूरत पड़ती है, बहुत लंबे ट्रेंड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम उसको अपने जनरेशन्स में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उससे सुपर स्पेशलिटी कहते हैं। सुपर स्पेशलिटी के बारे में हमने जाना है, लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल हमारे मन में आ रहा है। कोविड के दौर में हमने देखा कि किस तरह से टेस्ट, जो नए टेस्ट थे भारत के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, उसके लिए हमें मुंबई या दूसरे जगहों पर सैंपल भेजना पड़ता था और उसमें समय लगता था। धीरे धीरे वो सेंटर यहाँ भी बनने लगे और टेस्ट यहाँ भी होने लगे। शायद वही है सुपर स्पेशलिटी, जो चीज़ अगर यहाँ अगर मिलने लगे लोगों को, तो लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो कौन से ऐसे चीज़ हैं जो अब लोगों को सीधे असम में ही उसका फ़ायदा होने वाला? जैसे कि किसी को एड्रीनल हमारे ग्रंथि होता है, जिसका ऑपरेशन पहले लोग बहुत चीर फाड़ से करते थे, आज वो लेप्रोस्कोपी से होता है। तो हमारे जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन है उसमें ट्रेंड मिलेंगे, वो हो जाएगा। लोग कैंसर के इलाज के लिए बाहर जाते थे, तो हमारे पास ऑलरेडी जो बाहर जाके जो ट्रेंड हुए लोग हैं वो हमारे पास यहाँ मिलेंगे, तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले लोग कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के लिए, बाईपास सर्जरी के लिए, वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए बाहर जाते थे, तो वो सारी चीज़ें हम यहीं मुहैया कराएंगे, आपके घर पे, आपके द्वार पे, आपकी सिटी में या आपके क्षेत्र में, तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप कोविड की बातें कर रहे थे, कोविड का बहुत प्रभाव पड़ा है पूरे हेल्थ की तंत्र में, तो उससे काफ़ी हमें सीख मिली है कि हमें अनसीन जो डेंजर है उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और आधुनिक जो मशीन है टेस्ट के लिए, सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा आपके पास रिज़र्व होनी चाहिए, मास्क की, सुरक्षा की,
लोगों में एजुकेशन करने की, हाइजीन के बारे में समझाने की, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है। तो हमने यहाँ पे वो सारी चीज़ें पहले से इन सब चीज़ों की तैयारियाँ कर ली हैं, और कोई भी क्राइसिस या डिज़ास्टर आने वाला हो उसके लिए भी हमें पढ़ाया सिखाया जाता है, और उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। डॉक्टर अशोक पुराणिक, आपसे लंबी बातचीत हुई है और लोगों की एक जिज्ञासा होती है, जो एकदम छोटे तबके के लोग होते हैं, जो समझते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में है ही नहीं, कोई उनको पूछता ही नहीं। वैसे मरीज आपके पास सीधे छोटी से छोटी चीज़ को, शिकायत को लेकर, आज मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वो अशोक पुराणिक के पास पहुंच सकते हैं सीधे? आपका क्या जवाब होगा और कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं आपसे अगर कोई उनको कुछ शिकायत हो या पूछना हो? देखिए, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि आई एम ए पीपल्स मैन। आई एम वेरी अप्रोचेबल। कोई भी मुझे चिट्ठी लिख सकता है और कोई भी मुझे मिल सकता है। मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं उन चिट्ठियों को जवाब दूंगा, और मैं हरदम लोगों को मिलने को उत्सुक रहता हूँ, और मुझे लगता है मैं कई लोगों का ऑपरेशन भी करूँगा। और एक चीज़ की तो मैं आप सब लोगों को आश्वासन दिला दूँ कि ये अस्पताल पूरी तरह पारदर्शिता से होगी, और कोई भी यहाँ आ सकता है जो भी भारत का सिटीज़न है, और जो भी ट्रीटमेंट के लिए आएगा उसे पूरी सहायता दी जाएगी। और मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे मुझे तो लगता है कि मैं 90% लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट मुहैया करा सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो भी ये अपने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आते हैं उनकी मैं अच्छे से पूरी तरह, हमारे जो यहाँ पे लोग रहेंगे वो मे आई हेल्प यू के लोग रहेंगे। आप मे आई हेल्प यू डेस्क में जा सकते हैं, वहाँ पे हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं मैंने उन्हें ट्रेनिंग देने की कोशिश करी है, और उन्हें सबको यही संदेश दिया गया है कि हम इनकी सेवा के लिए हैं, और हम यहाँ सेवा के लिए हमें अपनी वेतन मिलती है। तो एक मे आई हेल्प यू का एटीट्यूड लेकर के, और सर्विस टू द मैनकाइंड का एटीट्यूड लेकर के, मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही अच्छे संस्थान का विकास करने जा रहे हैं। बिल्कुल, एक लंबी बातचीत, और वो भी ऐसे शख्सियत से जिन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दी हैं, और आज भी उनकी सेवाएं जनहित में जारी है, और वो मौजूदा एम्स गुवाहाटी के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अशोक पुराणिक से बातचीत काफ़ी सूचनाप्रद रही, और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लोग बेझिझक यहाँ आ सकते हैं और एक तरह से मुफ्त चिकित्सा पा सकते हैं। सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, आयुष्मान भारत, अटल अमृत योजना, तरह तरह की योजनाएं चलाई हैं जो पूरी तरह से इस संस्थान में लागू हैं, और इसका लाभ वो उठा सकते हैं। आज इस लंबी बातचीत के लिए डॉक्टर अशोक पुराणिक सर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुमूल्य समय दिया, लोगों को इसका लाभ मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, आपका अभिनंदन।